या नोट्स बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाना छोड़ देते हैं, फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है। नोट्स बनाने जरूरी है तो क्यों जरूरी है? आप देख लोगे ठीक है, फील कुछ नहीं आएगा, हाथ भी चलता है और दिमाग भी चलता है। खुद का लिखा हुआ जो होता है वो ज़्यादा याद रहता है। सुंदर सुंदर राइटिंग में लाल काले नीले पेन से नोट्स बनाते हैं, तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी है। इसमें जो होता है वो थ्योरी क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन ही थ्योरी होता है। क्या हो सकता है तुम बताओ? थर्मोडायनामिक्स हो सकता है, थर्मोहाइनामिक्स हो सकता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है यहाँ पे। हाँ सेम चीज ये सब मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। अगर आपके पास वक्त नहीं है एनसीईआरटी की धज्जियां उड़ा देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि नोट्स कैसे बनाए स्मार्टली। बहुत सारे बच्चे कंप्लेन करते हैं कि भैया नोट्स बनाने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। क्लासेस करने में 2 घंटे के लेक्चर देखने में ना अगर नोट्स बनाने बैठ जाए उसका तो करीब 3 घंटे लग जाते हैं, 3.5 घंटे लग जाते हैं। पूरे क्लासेस नहीं कर पाता हूँ। अगर क्लासेस करने बैठता हूँ ऑनलाइन तो फिर टाइम नहीं बचता है खुद से सिर्फ स्टडी के लिए। ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, क्लास में साथ साथ टीचर के साथ साथ नोट्स बनाते रहते हैं, तो उसमें तो कर पाते हैं, लेकिन फिर क्या करें, बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाना छोड़ देते हैं। और फिर जब नोट्स बनाना छोड़ देते हैं तो उनका प्रिपरेशन खराब होता है, टेम्परामेंट बिगड़ जाता है और फाइनली उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहला सवाल मैंने लिया है कि क्या नोट्स बनाने जरूरी है, तो इसका जवाब है हाँ, ठीक है। फिर अगर नोट्स बनाने जरूरी है तो क्यों जरूरी है? आप देखो, नोट्स कोई बंदा क्यों बनाता है? सबसे पहला नोट्स बनाने के मैं कई सारे आपको फायदे बता सकता हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप कोई क्लासेस करते हो और आप सीधे ऐसे बैठ के क्लासेस देख रहे हो, टीचर अपना पढ़ा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि आप अपनी तरफ से कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हो क्लासेस में, तो उसमें आपको क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, बस आप देख लोगे, ठीक है, फील कुछ नहीं आएगा। लेकिन जब आप क्लासेस के साथ साथ खुद भी लिखते हो तो एक कार से आपकी वो प्रैक्टिस हो रही होती है, क्लास में साथ साथ टीचर के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो उसमें आपका दिमाग भी चलता है, ठीक है, हाथ भी चलता है और दिमाग भी चलता है, तो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है वो। और साथ ही साथ जब प्रैक्टिस हो जाता है तो आप चीजों को बेहतर समझते हो और आप अच्छे समझ पाते हो, आप क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। दूसरी बात, रिवीजन के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको जो है क्लासेस करने के बाद चीजें आपको याद रहेंगी नहीं, ठीक है, आप कुछ वक्त बाद भूल जाओगे, तो आपको क्या होगा, रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को बार बार, मतलब याद रखने के लिए आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। खुद का लिखा हुआ जो होता है वो ज्यादा याद रहता है लोगों को, ये बात सच है, ठीक है। लेकिन क्या आप सारी चीजें खुद लिखोगे तभी आपको याद रहेंगी? फिर ऐसा है तो आप एनसीईआरटी पूरी लिख दो, आपको याद रखनी चाहिए। तो हाँ, नोट्स बनाने हैं लेकिन स्मार्टली बनाने हैं। आपको टाइम देने से सिलेक्शन नहीं होगा, आपको सही चीजों में टाइम देना पड़ेगा, सही चीजों में टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसी से आपका नीट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। आप पता चला आप नोट्स बनाते भर दिन लगा देते हो, क्लासेस अटेंड करते भर दिन लगा देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं, उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा सिलेक्शन। उससे पहले मैं एक जनरल बात करता हूँ कि बच्चों को नोट्स बनाने में टाइम क्यों लगता है। देखो, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक जो होते हैं वो फ्रेशर होते हैं, मतलब बोर्ड के साथ ही प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बोर्ड के साथ ही वो एग्जाम देने वाले होते हैं। दूसरे होते हैं ड्रॉपर बच्चे होते हैं, जो बोर्ड दे चुके होते हैं और वो जो ड्रॉप लेते हैं सिर्फ और सिर्फ नीट की प्रिपरेशन के लिए। तो बच्चों को नोट्स बनाने में टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि वो क्या करते हैं, क्लासेस के साथ साथ सुंदर सुंदर राइटिंग में लाल काले नीले पेनों से नोट्स बनाते हैं, एकदम सजा के, दुल्हन की तरह सजा के नोट्स बनाते हैं। उसी में उनका टाइम लगता है और फिर सिलेक्शन से हाथ धो बैठते हैं। तो देखो, आप अगर फ्रेशर हो, है ना, आप बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको बोर्ड के भी एग्जाम देने हैं, वहां पे बोर्ड में आपको राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं, तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, है ना। लेकिन जो बच्चा ड्रॉपर होता है ना, उसको बोर्ड एग्जाम नहीं देना होता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ नीट का प्रिपरेशन कर रहा होता है। नीट एग्जाम में आपको भैया 200 क्वेश्चन सॉल्व करने आने होते हैं, वहां पे आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में थ्योरी लिख के नहीं आनी होती है। तो आप वहां पे राइटिंग बिल्कुल मैटर ही नहीं करती कि आप किस राइटिंग में लिख रहे हो, आपकी राइटिंग कैसी है, बस आपको उसके आंसर निकालने आने चाहिए, ठीक है। और फिजिक्स देखो, और उसमें भी कैलकुलेशन होते हैं, तो कैलकुलेशन में क्या है, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो आपको उसके लिए मैथ अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग का कोई मांझरा है ही नहीं। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और बायोलॉजी, इसमें जो होते हैं वो थ्योरी क्वेश्चन होता है और क्वेश्चन ही थ्योरी होता है, ठीक है। अगर आपको आते हैं तो आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप सवाल पढ़ के डायरेक्ट आंसर मार सकते हो, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको समझनी है कि आप अगर ड्रॉपर हो तो आपको सुंदर सुंदर राइटिंग्स में नोट नहीं बनाने हैं, आप फास्ट में लिखो, ठीक है। आप जितना गंदा हो सके उतना गंदा लिखो, है ना। बगल वाले को समझ में आए ना आए आपके नोट्स, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो, जब आप कहो, आपके मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि भैया जब रिवाइज करेंगे तो सुंदर, मतलब साफ राइटिंग में नहीं लिखेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। देखो, थ्योरी पढ़ने से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है,
क्वेश्चन लगाने से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अगर आप गंदे राइटिंग्स में नोट्स बनाओगे, नोट्स जल्दी बन जाएंगे, आपके पास जो टाइम बचेगा आप उस टाइम का इस्तेमाल आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर सकोगे, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको कंसेप्ट का फील आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आपको समझ में आता है थ्योरी और कंसेप्ट। आप एक कंसेप्ट पढ़ो, उस पे देखो, आप उस पे क्वेश्चन सॉल्व न करो, और उसी कंसेप्ट में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो भैया आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में भी। लेकिन अगर आपको थ्योरी उतनी अच्छी से आती नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इस थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, आपने एक पर्टिकुलर थ्योरी के ऊपर 5, 6, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, भले ही आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आया है, लेकिन आप उसमें सवाल सॉल्व कर देते हो, तो एग्जाम में भी अगर वो क्वेश्चन आएगा आप उसको कर दोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का खेल है यहाँ पर। एक ड्रॉपर बच्चे के लिए है ना, सुंदर नोट्स मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं उस पे कितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हो। दूसरी बात बोलते हैं कि अगर मतलब समझ में कैसे आएगा, तो देखो भाई, आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आपने, ये हो सकता है कि आप ऐसे लिखो THERMO डायनामिक्स, ऐसे लिखते हो एकदम फ्रेश अक्षरों में, ठीक है ना। दूसरा आप ऐसे लिखते हो, फास्ट में आप गंदे राइटिंग लिख दो, तो भैया जब आप रिवाइज करोगे तो आपको TH दिख जाएगा, M दिख जाएगा, D दिख जाएगा, तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि थर्मोडायनामिक्स है। दूसरी बात, अगर ये लिखा हुआ है, पता नहीं चल रहा है क्या है, थर्मोडायनामिक्स लिखा है, क्या हो सकता है, तुम बताओ। थर्मोडायनामिक्स हो सकता है, थर्मोहाइनामिक्स हो सकता है। हाँ भैया, केमिस्ट्री का चैप्टर है तो थर्मोडायनामिक्स ही होगा, इतनी तो कॉमन सेंस से किसी को भी समझ में आ जाएगी बात है। दूसरा, अगर थर्मोडायनामिक्स है तो आगे उसमें एंथैल्पी का चर्चा हुआ होगा, आगे उसमें गिब्स फ्री एनर्जी का चर्चा हुआ होगा, आगे उसमें इंटरनल एनर्जी का चर्चा हुआ होगा, तो थर्मोडायनामिक्स ही होगा यार, वो थर्मोडायनामिक्स ही होगा ना। वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो नहीं होगा, ग्रेविटेशन तो नहीं होगा, जिसमें एंथैल्पी का चर्चा किया गया है, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में किया गया है, जिसमें हीट कैपेसिटी की बातें की गई है, तो वो ऑब्वियसली थर्मोडायनामिक्स चैप्टर होगा, है ना। इतनी बातें तुमको समझ में आ जाएंगी, जितनी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो गंदे राइटिंग में भी लिखे रहेंगे तो समझ में आ जाएंगे। तो सुंदर राइटिंग्स में नहीं लिखना है, टाइम सेव करना है इससे। दूसरी बात, फिजिक्स पे चलते हैं इंडिविजुअली, कि आप फिजिक्स में किस प्रकार टाइम सेव कर सकते हो। तो देखो, क्लासेस में कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब टीचर जो एक लाइन लिखता है ना, वो नोट करने लग जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखो आप क्या करो, सर क्या करवाते हैं, फॉर्मूला डिराइव करवाते हैं, कोई भी जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करवाते हैं। तो अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको फॉर्मूला डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हो, मतलब आप बोर्ड के साथ रिपेयर कर रहे हो, तो बोर्ड में आपको सारे फॉर्मूला के डेरिवेशन पूछा जाते हैं, तो आपको उसको भी लेके चलना है, फॉर्मूला के डेरिवेशन को भी लेके जाना है। दूसरी बात, आप नोट्स में फॉर्मूला के डेरिवेशन ऐड नहीं करो, ठीक है, ड्रॉपर की बात कर रहा हूं। आप नोट्स में फॉर्मूला के डेरिवेशन नोट मत करो, ठीक है, ऐड मत करो। आप क्या करो, रफ में आप फॉर्मूले के डेरिवेशन कर सकते हो खुद से, ठीक है, क्योंकि उससे फील आ जाएगा आपको पर्टिकुलर चीजों का। आप अगर खुद से डिराइव करोगे तो आपको फील आ जाएगा कॉन्सेप्ट का, रफ में कर सकते हो आप, ठीक है। दूसरी बात, आपको एग्जाम में ना 1 मिनट में, फिजिक्स के 1-1.5 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पूरे फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला आपको टिप पे याद होना चाहिए, जी पे याद होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आप करीब बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन लगा चुके हो। आप एग्जाम देने से पहले आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं, आप उस पे ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद ही आपको फॉर्मूला भी समझ में आएगा और फॉर्मूला पे बेस आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आपको फॉर्मूला की एक पर्टिकुलर अगर कॉपी बना लो, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उस पे बेस्ड थ्योरीज, ठीक है ना, मतलब जो उसके आसपास की जो थ्योरी है, कुछ बेस्ड इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो भी लिखी हो, ठीक है, शॉर्ट नोट्स टाइप, ठीक है। तो ये फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री लगभग सेम चीजें होती है, लगभग क्या, हाँ सेम चीजें ही होती है, ठीक है। पढ़ने का तरीका दोनों का सेम ही होता है। तो ये बात है फिजिक्स और मैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कह रहा हूँ, जिसमें फॉर्मूलाज की अगर सेपरेट कॉपी हो, है ना, तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है ना। दूसरी बात, अब मैं चलता हूँ इनऑर्गेनिक पे, ठीक है। देखो, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के लिए बातें सेम है, इनऑर्गेनिक के लिए और बायोलॉजी के लिए। देखो क्या होता है कि इनऑर्गेनिक में आप टीचर को जो पढ़ाते, आपको जो टीचर पढ़ाते हैं कुछ बेसिक चैप्टर जैसे पीरियोडिसिटी हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो गया, एस ब्लॉक हो गया, है ना, पी ब्लॉक और एस ब्लॉक हो गया। उसके बाद पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, एस ब्लॉक जो ब्लॉक केमिस्ट्री है,
जो ब्लॉक केमिस्ट्री है, ठीक है, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब आपको एनसीईआरटी से एक बार पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल बायोलॉजी की तरह। बायोलॉजी में आपको एज इट इज एनसीईआरटी आपके दिमाग में आपको एनसीईआरटी की पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। चार्ट जाना एनसीईआरटी को यार, लिटरली चार्ट जाना एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी की धज्जियां उड़ा देनी है, ठीक है, इतनी बार पढ़ना है। और इसमें भी देखो, मैंने ना इनऑर्गेनिक में जो क्लासेस में टीचर्स ने पढ़ाए थे वो मैंने तो पढ़ लिए थे, लेकिन मैंने इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी को फॉलो नहीं किया, एनसीईआरटी नहीं पढ़ा, जिससे हुआ क्या कि मेरा एक जो क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी से ही, एनसीईआरटी के लाइन से आ गया था, है ना, जो उसके एप्लीकेशंस होते हैं, है ना, और उसमें जो हमारे बॉडी के अंदर जो उसका यूजेज होता है उस पे क्वेश्चन था 2023 में, वो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि मैंने एनसीईआरटी इसकी नहीं पढ़ी थी। तो आपको इसकी भी एनसीईआरटी पढ़ने हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री को छोड़ के, पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इसको छोड़ के, है ना, इसमें आप 9 भी पढ़ो, आपका टीचर से अच्छे से पढ़े हो, इसमें इन दोनों में आप 9 भी पढ़ो एनसीईआरटी तो काम चल जाएगा, लेकिन ब्लॉक केमिस्ट्री में आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। और पर्टिकुलरली इसका जो एप्लीकेशंस होता है ना, उसको आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। और नोट्स भैया देखो, मैं अपना पर्टिकुलर बताता हूँ, तो मैंने पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, इन दोनों के नोट्स बनाए थे। बाकी मैंने हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इस सब की मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। इसको मैंने क्लास नोट से, जो टीचर्स ने करवाए थे और जो ऐप में थे, फिजिक्स वाला के ऐप में, उसी से मैंने रिवाइज कर लिया था। और हाँ, अच्छा रिवाइज हुआ, लेकिन मुझे एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ लेनी चाहिए थी, ठीक है। बात रही ऑर्गेनिक की, तो ऑर्गेनिक के मैंने सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। और इसमें शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे, ठीक है। और शॉर्ट नोट्स भी अगर आप बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी जो इसमें ऑर्गेनिक में टीचर्स होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म भी लिखवाते हैं, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, रोल है, ठीक है। कोई मतलब मैकेनिज्म नहीं नोट करना है, टीचर्स कुछ बोलेंगे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ये नोट कर ही लो, है ना, वो नोट कर लेना है, ठीक है। बाकी सारे का मैकेनिज्म नोट नहीं करना है और उसका कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। आपको जितने ढेर सारे क्वेश्चन हो सके आप लगाओ सारी चीजों में, ठीक है। और इसमें डायरेक्ट मेथड इसमें आप नोट करो, ठीक है, तो इसमें आपका टाइम बचेगा। बची बात बायोलॉजी की, देखो बायोलॉजी में एक बात को, इस बार आप नीट 2023 का, नीट 2022 का, नीट 2021 का, आप बस 3 साल के क्वेश्चन उठा के देख लो, है ना। पिछले साल के छोड़ो, मैं नीट 2023 की बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के एनसीईआरटी से थे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं था, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आती है? आपको भैया एनसीईआरटी पूरी दिमाग में छपी होनी चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है नोट्स बनाने का, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको 100% एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। अगर बायोलॉजी में आप नोट्स 9 भी बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। मैंने ना बायोलॉजी में इस बार एक भी नोट्स नहीं बनाए थे, ना ही क्लासेस अटेंड करी थी। क्यों? क्योंकि बायोलॉजी में मेरे बेसिक्स क्लियर थे। मैंने जो पिछले साल जो पढ़ाई करी थी उसमें मैंने ज्यादातर बायोलॉजी पढ़ा था, तो बायोलॉजी में मेरा बेसिक्स क्लियर था। इस बार मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ा, 100% एनसीईआरटी पढ़ा, ठीक है। लेकिन उसमें भी गलती मैंने ये करी कि मैंने पूरी साल एनसीईआरटी पढ़ा अच्छे से, लेकिन लास्ट टाइम पे रिवीजन के टाइम पे मैंने उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए। एक वीडियो मैंने, पिछले वीडियो में मैंने ये बातें बताई भी है, शॉर्ट नोट्स बना लिए। और लिटरली शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी के कुछ नहीं बनाने हैं, ठीक है। बायोलॉजी में आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं, क्वेश्चंस भी वैसे जिसमें एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस बनाए गए हो, ठीक है। और रिवीजन भी एनसीईआरटी से ही करनी है, ठीक है, फालतू उसमें कुछ नहीं करना है। एक और बात मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी में जो होते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, है ना, तो उसको रट्टा मारना होता है। तो भैया रट्टा मारने के बजाय आप यूट्यूब पे उसके निमोनिक्स खोल सकते हो। जैसे मैं बता सकता हूँ कि एक बायोलॉजी का चैनल है, बायोलॉजी एट ईज, ठीक है। उस पे उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स की न्यूमोनिक डाली है। और लास्ट टाइम पे मैंने पूरे साल तो न्यूमोनिक्स नहीं लिखे, बहुत सारे चैप्टर की न्यूमोनिक मैंने खुद बना रखे थे और बहुत सारे के नहीं बना रखे थे। तो इवोल्यूशन में जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स होता है, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, प्लासेंटल मार्सुपियल्स, उसके मैंने न्यूमोनिक्स देख लिए थे लास्ट में, एग्जाम से पहले करीब 2-3 दिन पहले। हाँ, मैंने वो न्यूमोनिक्स देखे थे और लिटरली उस न्यूमोनिक्स से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ गया था और वो क्वेश्चन मैंने सही किया था। आज के लिए इतना ही, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों को, है ना, जो भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जाम।